बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे और उनको आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। बैकलॉग ना क्रिएट होने दीजिएगा अब इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया तो फिर आगे जो एरियाज़ आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी डिफ़िकल्टीज़ पेश करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए जो डेली का काम है अब आपने ख़ास तौर पर फोकस होकर डेली के बेस पे करना है, और वो जो लेक्चर्स आपके मिस आउट हुए हैं वो आप एज सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट कर लें। अदरवाइज़ आगे जब चैप्टर 14 को हम लिंक करेंगे फिर उसको जाके चीज़ें आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वही लिंक्ड आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम आगे जाके रिपोर्ट की इम्प्लीकेशंस भी देख रहे होंगे। हमारी डिस्कशन करंट एसेट्स पे कंप्लीट हो चुकी हुई है। करंट एसेट्स में हमने इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट्स और कैश इन बैंक, ये 4 एरियाज़ के प्रोसीजर्स को देखा था। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 के अंदर जो हमारे मेन एरियाज़ हैं वो आपके ट्रेड पेबल्स हैं, अक्रूवल्स, कंटीजेंसीज, कमिटमेंट एंड प्रोविजंस। फिर आपके आगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये कुछ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। अगेन हम अपने डिस्कशन को थोड़ा स्मूथली और फास्ट वे में करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि हम इन 2 एरियाज़ के ऊपर प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लें। कल हमारी कोशिश होगी कि कल हम इन 3 के ऊपर कर लें और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर हम 1 दिन के तौर पे कंप्लीट कर ले सकते। तो नॉर्मली ये 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड पेबल में और ट्रेड रिसीवेबल में प्रोसीजर मोरलेस कॉमन होते हैं, बस फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है रिस्क के ऊपर। डेटर्स में किस चीज़ का रिस्क था? ओवर स्टेटमेंट का। लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल में क्या रिस्क होगा? अंडर स्टेटमेंट का। अब अंडर स्टेटमेंट के रिस्क से मुराद क्या है कि कंपनी ने अपनी बुक्स में लायबिलिटी को कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अब कंप्लीट रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो चुकी होंगी जो भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी। फॉर एग्जांपल परचेज हो चुकी होगी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि जब परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। जब आपका लायबिलिटी बढ़ेगी तो उससे आपकी करंट रेशो आउट हो जाएगी। तो अगर मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैंने अपनी करंट रेशियो को मेंटेन करना है, मैंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? टू नॉट रिकॉर्ड द लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? जो अकर हो चुकी हैं, जो इनकर हो चुकी हैं, उनको हम रिकॉर्ड ना करें। ठीक है जी। अब इसमें जब हम ट्रेड पेबल्स को आगे लेके चलते हैं तो ट्रेड पेबल में रिस्क किस चीज का है जी? अंडर स्टेटमेंट का। और अंडर स्टेटमेंट के लिए कौन सी असर्शन होती है जी? कंप्लीटनेस। यानी कि हमें यहां पे क्या रिस्क है? कंप्लीटनेस का रिस्क है। फिर दूसरे नंबर पे आप इसी का लिंक को करें। अब जब हमारे लिए कंप्लीटनेस का रिस्क है तो क्या रिकॉर्डेड अमाउंट हमारे लिए रेलिवेंट है? यस, नो। अब बताएं कि इस केस में हमारे लिए रेलिवेंट क्या होंगी? रिकॉर्डेड अमाउंट होंगी या नॉट रिकॉर्डेड अमाउंट होंगी? कौन सी? नॉट रिकॉर्डेड। क्यों नॉट रिकॉर्डेड? क्योंकि वो इनकर हो चुकी हैं और बुक्स में उनकी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई। जो रिकॉर्ड हो गया वो तो ठीक है, उसमें हमारा और रिस्क है कि वो पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेन रिस्क कहां पे है? नॉट रिकॉर्डेड के ऊपर। अब इस ना रिकॉर्ड करने का तरीकाकार क्या हो सकता है? ना रिकॉर्ड करने का तरीकाकार ये हो सकता है लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड नहीं होगी? एक,
डिले इन रिकॉर्डिंग ऑफ इनकर ट्रांजैक्शंस, कि जो आपकी ट्रांजैक्शन इनकर हो चुकी हैं आप उनको डिले करें रिकॉर्ड करने में। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है, डू नॉट डिस्क्लोज सम सप्लायर्स टू ऑडिटर, कि हम क्या करें, हम कोई सप्लायर को उसमें से निकाल दें, क्योंकि हमें जहां पे जाहिर बात है जिनकी हम रिकॉर्डिंग डिले कर रहे हैं उन सप्लायर का हम डाटा भी नहीं देंगे आपको। तो मतलब क्या होगा कि जो लिस्ट आपको सप्लायर की मिलेगी, जो पेबल की लिस्ट मिलेगी, वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। तो जो लिस्ट आपको मैनेजमेंट ने दी है उसके अंदर वो पार्टी डिस्क्लोज ही नहीं है। या बैलेंसेज विद जीरो अमाउंट आर लो वैल्यूज, जहां पे अब इसका मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर वन क्या है जी, मैनेजमेंट डिले करेगी रिकॉर्डिंग ऑफ इनकर ट्रांजैक्शन को, जिससे हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, अंडरस्टेट हो जाएंगी। अब जब ये करेंगे तो उसके बाद दो और काम करेंगे। वो क्या काम होगा, वो आपको वो पार्टीज ही नहीं डिस्क्लोज करेंगे जिन पार्टीज के अंदर ये वाली इस तरह का मैटर्स मौजूद होंगे, जिनकी हमने ट्रांजैक्शन को डिले किया होगा। और वो बैलेंसेस क्या होंगे, या जीरो अमाउंट के बैलेंसेस होंगे या नील अमाउंट या लो वैल्यू के होंगे। जाहिर बात है जब उसके अंदर एंट्री ही नहीं हुई, ना परचेज की एंट्री हुई है ना पेबल की एंट्री हुई है, तो ना उसकी एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है ना उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है, तो जो बैलेंस है, जो पेबल का बैलेंस है, वो क्या है, लोअर साइड के ऊपर है। और अगर अमाउंट है तो वो थोड़ी अमाउंट है। तो रिस्क हमारा इन तीन चीजों के ऊपर जाके मुहित होता है, यानी कि मेन रिस्क हमारा नंबर वन, उस रिस्क के साथ दो एसोसिएटेड पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। फिर हाई वैल्यू आइटम्स पेबल में हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, लो वैल्यू या जीरो वैल्यू। तीसरी बात क्या है कि आपकी जो सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर उसने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो हमने अब सप्लायर की लिस्ट की कंप्लीटनेस भी इंश्योर करनी है। सारी बात है, जो लिस्ट मुझे मैनेजमेंट ने दी है मेरा उस पर भी रिस्क है। फिर जो लो वैल्यू हैं या जीरो वैल्यू है वो मेरे लिए रिस्की हैं। और इन दोनों के साथ हम एक एडिशनल टेस्ट करते हैं विच इज कॉल्ड द पीरियड 13 टेस्ट, यानी कि इस काम के लिए हम क्या करते हैं, पीरियड 13 टेस्ट भी करते हैं। तीसरी चीज क्या है जी, पीरियड 13, यानी कि अब आपके इस पहले रिस्क को कवर करने के लिए तीन इंफॉर्मेशन हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि आप अपनी जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैं, लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज हैं, या जो पिछले साल से पार्टीज हमारी इस साल आई हैं, आप उनकी कंप्लीटनेस को इंश्योर करें। सबसे पहले तो ये देखिए कि जितने सप्लायर्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं। फिर उन सप्लायर में जिनका बैलेंस जीरो है या लो है उनको फोकस करें फॉर कंफर्मेशन फॉर प्रोसीजर्स। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, पीरियड 13 टेस्ट परफॉर्म करें, यानी कि अब लायबिलिटीज के ऊपर हमारे तीन काम होते हैं। पहला काम क्या है कि जो लिस्ट है ट्रेड पेबल्स की उसकी कंप्लीटनेस को इंश्योर किया जाए। दूसरा क्या है, जीरो वैल्यू या लो वैल्यू आइटम के ऊपर प्रोसीजर लगाया जाए। तीसरा क्या है, पीरियड 13 टेस्ट किया जाए। ये तीन काम करेंगे तो लायबिलिटीज की कंप्लीटनेस का रिस्क हमारा कवर हो जाएगा। अब आसानी के लिए मैं वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है जी कि मैनेजमेंट ने हमें सप्लायर की डिटेल डिस्क्लोज नहीं की होगी, तो हम कैसे अपने प्रोसीजर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिस्ट है इस साल की उसको पिछले साल की लिस्ट से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जाहिर बात अगर पिछले साल का ऑडिट हमने किया है तो हमारे पास पिछले साल की लिस्ट भी मौजूद है। हम उस लिस्ट को इस लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे और वो सप्लायर्स जो पिछले साल लिस्ट में आ रहे थे इस साल लिस्ट में नहीं आ रहे थे उनके बारे में मैनेजमेंट से पूछ लेंगे कि भाई ये क्या हुआ है, क्या आपकी कोई ट्रांजैक्शन इसके साथ खत्म हो गई है या आपने इसके साथ रिलेशनशिप टर्मिनेट कर दिया है। आप मैनेजमेंट से क्या कर लेंगे इसके बारे में, इंक्वायरी। क्या इंक्वायरी की बेस पे मैं खामोश हो जाऊं, आंसर होगा नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, उन्हीं पार्टीज के जीएल भी निकलवा लूंगा, जनरल लेजर निकलवा लूंगा। जाहिर बात अगर पार्टी का जनरल लेजर मौजूद है तो उसके अंदर डेबिट क्रेडिट आ रहे होंगे, तो मैं वहां से जाके देख सकता हूं कि मेरा लास्ट डेबिट और क्रेडिट कब हुआ था।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं और उस पार्टी का बैलेंस जानबूझ के फॉर एग्जाम्पल जितना क्रेडिट करते हैं उतनी डेबिट की एंट्री करके उसको जीरो कर देते हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट मौजूद है। इसका मतलब क्या, उसके साथ रिलेशनशिप तो मौजूद है, तो हमें उसको वहां से भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरी बात ये हो सकती है कि हम उसको ट्रेड पेबल से निकाल के एडवांसेज में ले गए हों। एडवांसेज में क्या मुराद है कि पहले वो हमें ट्रेड क्रेडिट देता था, इसलिए हमारी लायबिलिटी में आता था, अब वो कहता है मैं एडवांस पे काम करूंगा, कैश पे काम करूंगा। तो तीसरी बात ये हो सकती है कि आप उसको देखें कि कहीं टर्म्स तो नहीं चेंज हो गई कि जिसकी बेस के ऊपर पहले आप उसके साथ क्रेडिट का काम कर रहे थे, आप उसके साथ आप एडवांस का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आप उसको एडवांस पेमेंट करके करते हैं। तो दीज आर द रीजंस जिसकी बेस के ऊपर आप पिछले साल की लिस्ट को इस साल की लिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे वो सप्लायर्स जो उस इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल शुगर सेक्टर है, शुगर में मेन सप्लायर कौन होगा? गन्ने का ग्रोअर कौन होता है? फार्मर। तो फार्मर क्या होंगे? उनके सप्लायर्स होंगे। अब अगर एक शुगर कंपनी है और उसके ट्रेड क्रेडिटर्स में शुगर का कोई ग्रोअर आ ही नहीं रहा, कोई किसान आ ही नहीं रहा, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए कि वो मेन इंग्रेडिएंट उस कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो शुगर है, और अगर शुगर केन ही उसके पास अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करेगी? तो ये इरेशनल सी बात है कि मेरे पास सप्लायर की लिस्ट के अंदर कोई ग्रोअर का बैलेंस है ना आ रहा हो। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, इंडस्ट्री के नॉर्म्स की बेस के ऊपर जो सप्लायर की लिस्ट है उसको वैल्यूएट कर सकता हूं और देख सकता हूं कि किस नेचर ऑफ सप्लायर को मैनेजमेंट ने मुझे डिस्क्लोज किया है और क्या उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था। क्या डिस्क्लोज करना चाहिए था? सोए भी हो ना? बताओ क्या डिस्क्लोज करना चाहिए था? वो लिस्ट जो हमारी उस बिजनेस की नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट सेक्टर है तो उसमें आपके सप्लायर कौन होंगे? कोल का सप्लायर होगा, आपके लाइमस्टोन का सप्लायर होगा, फिर डीजल का सप्लायर हो सकता है, फिर क्या चीज सैंड का सप्लायर हो सकता है। तो अब ये मेन सप्लायर्स कौन है? ये वो सप्लायर्स हैं जो कंपनी के बिजनेस के साथ लिंक्ड हैं। अब अगर लिस्ट के अंदर इस तरह की नेचर ऑफ सप्लायर आ ही नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है? कोई लिस्ट कंप्लीट है? नहीं है। समझा रही है ना बात की? हमने क्या किया? पिछले साल से कंपेयर किया, डिफरेंस आया, डिफरेंस को हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनके जीएल निकलवाए, जीएल की एक्टिविटी देखी, मूवमेंट देखी। फिर हमने क्या किया? फिर हमने अपने जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री नॉर्म की बेस के ऊपर सप्लायर्स को जाके कंपेयर किया। ठीक है जी। फिर इसके एक आखिरी ऑप्शन क्या होती है कि हमारे पास वो बैलेंसेस जो जीरो अमाउंट के हैं, हम इनको ये लो वैल्यू के बैलेंस हैं, इनको कंफर्मेशन भेजें। कंफर्मेशन भेजने का मैकेनिज्म वही है जो आपने ट्रेड रिसीवेबल के केस में भेजा था। अब जाहिर बात इनके जो जवाबात आएंगे उनको भी आपने उसी तरीके से इवैल्यूएट करना है जिस तरीके से आपने अपने ट्रेड रिसीवेबल के जवाबात को मेंटेन किया था। तो यानी कि सेम प्रोसीजर्स जो आपके ट्रेड रिसीवेबल पे कंफर्मेशन पे लगे थे वही सेम प्रोसीजर आपके किस पे लगेंगे? ट्रेड पेबल पे भी लगेंगे। और अगर आपको याद हो वो क्लास, उसमें मैंने कुछ काम आपको पेबल से रिलेटेड भी बताए थे जब हम उसके प्रोसीजर्स को डिजाइन कर रहे थे। लाइक जिस तरह से अगर कंफर्मेशन का जवाब आता है और जवाब में डिफरेंस आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उसकी रीजन इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिकंसिलिएशन बनवाते हैं। रिकंसिलिएशन में अगर रिसीवेबल हो तो उस केस में क्या होता है? आपको रिसीट होगी होती है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई होती। अगर पेबल थे तो उनको पेमेंट हो चुकी है और अभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। या अगर रिसीवेबल है तो उनको सेल हुई है, सेल हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगी, अगली पार्टी ने अपने पास उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अगर परचेज है तो उसने अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली, मैंने भी उसको परचेज के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको रिकंसिलिएशन के आइटम के तौर पर उसमें बताए थे। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशनल आइटम क्या है कि जो बैलेंस जीरो अमाउंट या लो वैल्यू के होंगे हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। समझ आती है बात की? फिर तीसरे नंबर पे पीरियड 13 टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया जिसके ऊपर हमारी पूरी डिस्कशन मुहित है। मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये शायद मैंने पहले भी एक दफा एक्सप्लेन किया हुआ आप लोगों को। जब कोई चीज परचेज होती है तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ये होती है एंट्री हमारी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनवाइस आई, एक इनवाइस है हमारे पास फ्रॉम सप्लायर। इनवाइस की डेट थी 25 जून 25 और कंपनी का जो ईयर एंड था वो था 30 जून 25। ऑप्शन 1 के तौर पे हमने इस इनवाइस को 25 जून के ऊपर रिकॉर्ड
नहीं किया। हमने इसको 25 जून पे इनवाइस को रिकॉर्ड नहीं किया। हमने क्या किया, इस इनवाइस की पेमेंट हुई 10 जुलाई 25 को होगी इसकी पेमेंट। जब इसकी पेमेंट हुई तो मैंने क्या किया, मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्या मैंने ये काम ठीक किया? काम ठीक नहीं हुआ। काम क्या होना चाहिए था? काम ये होना चाहिए था कि जब 25 जून को मेरे पास इनवाइस आई, उस दिन के ऊपर परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और पेबल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अब जब मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया, तो इस पीरियड का जो प्रॉफिट था, किस पीरियड का, 30 जून का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया और जो पेबल थे वो बढ़ गए। अब जब मैंने 10 जुलाई को पेमेंट की तो मैंने पेमेंट पे क्या एंट्री पास करनी थी? पेमेंट पे एंट्री पास करनी थी मैंने पेएबल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। अब एंट्री पास होनी चाहिए थी पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। हमने एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक के साथ नॉक ऑफ हो गया। पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है परचेज अकाउंट और पेएबल अकाउंट। इसका मतलब क्या है? यहां इसको करें रिवर्स। रिवर्स क्या करेंगे? आप करेंगे परचेज को क्रेडिट इस पीरियड की और पेएबल को करेंगे डेबिट। अब यहां पे क्या होगी? यहां पे आपकी उसकी जाके फिर एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट। समझ आ गई बात की आपको? अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो था एक्चुअल मैकेनिज्म। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये काम ठीक हुआ या नहीं हुआ? अब मैंने कहां से पकड़ा? मैंने सब्सिक्वेंट पेमेंट से पकड़ा। देखें ये एंट्री क्या हुई थी? परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे पास क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी? मेरे पास ये बैंक की डिटेल रेलिवेंट थी। जाहिर बात है मेरे पास बैंक की इंफॉर्मेशन पहले आई। अब जब बैंक इंफॉर्मेशन आई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब पीरियड 13 टेस्ट के प्रोसीजर देखना शुरू करेंगे। आप समझ आ रही है? पहले ये बताएं, लॉजिकल सीक्वेंस समझ आ रहा है ना? सबसे पहले स्टेप 1 ऑब्टेन, ये लिख लीजिएगा साथ, अपने बुक पे नहीं है, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। ईयर एंड के बाद की आप क्या करें? बैंक स्टेटमेंट लेने। बेटर ये किसी किताब में प्रोसीजर आपको नहीं मिलने, किसी जगह पे आपको ये प्रोसीजर नहीं मिलने। इट्स बेटर कि इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। पेपर में टेस्ट होते हैं और अगर टेस्ट हो जाए तो आप वहां पे पेपर में अच्छा परफॉर्म इंशाल्लाह कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें? ऑब्टेन सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट। आप सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट लें ईयर एंड के बाद की, यानी कि अगर कंपनी का ईयर एंड 30 जून है तो मैं कौन सी पीरियड की बैंक स्टेटमेंट लूं? 30 जून की डेट के बाद की। वहां से क्या करें? अब इसके अंदर से आपने क्या करना है? इसके अंदर से आपने सिलेक्ट डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। डेबिट साइड क्या है आपकी? पेमेंट। डेबिट साइड क्या है जी आपकी? विच इज पेमेंट्स। अब डेबिट साइड में से कुछ एंट्रीज एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट कौन कौन सी एंट्रीज करनी है? फॉर एग्जांपल आपकी रिवर्सल्स होती हैं। कुछ रिवर्सल क्या है? गलती से डेबिट हुआ, गलती से क्रेडिट हुआ, उसको रिवर्स कर दिया तो उसकी एक एंट्री होती है। इंटर अकाउंट ट्रांसफर, कोई आपने एक बैंक में से पैसे निकाल के दूसरे बैंक में भेज दिए तो वो भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, वो ठीक है। रिवर्सल्स, इंटर अकाउंट ट्रांसफर्स, या तीसरे नंबर पे इसमें एक और चीज आती है आपकी, कोई एडजस्टमेंट्स होती हैं लाइक लोन की पेमेंट्स, लोन पेमेंट एक्सेट्रा। ये आप इस तरह की पेमेंटों को एक्सक्लूड कर दें। अब जो रिमेनिंग होगी, इसके अलावा जो पेमेंट होंगी वो कौन सी होंगी? वो सप्लायर की पेमेंट्स होंगी। वो कौन सी होंगी? सप्लायर की पेमेंट होंगी या अक्रूड एक्सपेंसेस की पेमेंट होंगी, या सप्लायर की पेमेंट होंगी या अक्रूड एक्सपेंसेस की पेमेंट होंगी। ठीक है जी, ऐसे ही है। बिल पे हो गया होगा, बैंक चार्जेस कट किए होंगे, या आपके कोई सप्लायर की पेमेंट होगी तो वो ये तरह की पेमेंटें उनकी हुई होंगी। सबसे पहले आप ये पेमेंट को सिलेक्ट कर लें, यानी कि आपने सब्सिक्वेंट ईयर एंड की बैंक स्टेटमेंट लेनी है
उस बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड को सिलेक्ट करना है, डेबिट साइड में से रिवर्सल को, इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर को और लोन रिपेमेंट को माइनस कर देना है, यानी उन ट्रांजेक्शन को निकाल देना है। जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होंगी सप्लायर की पेमेंट होंगी या करंट अक्रूड एक्सपेंसेस की पेमेंट होंगी। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना, स्टेप 2, जितनी सप्लायर की पेमेंट है आर अक्रूड एक्सपेंसेस, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट निकलवाएं। क्या निकलवाएं जी? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मुराद क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मुराद क्या है कि उनकी इनवाइसेस, बिल या अदर कोई एविडेंसेस वो निकलवाएं। सबसे पहले आपने क्या किया, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की बैंक स्टेटमेंट ली, उसकी डेबिट साइड को सिलेक्ट किया, डेबिट साइड में से आपने रिवर्सल, इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर्स और अदर एडजस्टमेंट्स को माइनस किया। उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगी सप्लायर की पेमेंट या अक्रूड एक्सपेंसेस की पेमेंट रहेगी। अब आपने उस अक्रूड एक्सपेंसेस या सप्लायर की पेमेंट थी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट निकलवाए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बिल्स हो सकते हैं, इनवाइसेस हो सकती हैं या अदर एविडेंसेस हो सकते हैं। अब क्या करें, इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की डेट्स देखें, डेट मैच करें विद ईयर एंड। फिर आप क्या करें, इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो डेट आ रही है उसको ईयर एंड की डेट के साथ क्या करें, मैच करें। ठीक है जी। फिर क्या करें, इसके बाद इफ, समझ आ रहा है ना बात की, ऊपर से तो नहीं गुजरी। इफ पेमेंट्स बिलोंग्स टू बिफोर ईयर एंड एक्सपेंसेस ऑब्लिक परचेजेस, अगर हमारी पेमेंट, यानी कि आपने जब सपोर्टिंग आपने पेमेंट सेलेक्ट की, पेमेंट की, आपने सपोर्टिंग निकलवाई, सपोर्टिंग के ऊपर आपने मैच किया कि किस ईयर से बिलोंग करती हैं। हमने कहा कि अगर उसकी जो पेमेंट हुई है वो बिलोंग करती हैं बिफोर ईयर एंड एक्सपेंस आर परचेजेस, यानी कि हमारे पिछले पीरियड के एक्सपेंस या परचेजेस से जाके लिंक करती हैं, तो फिर इस केस में आप देखें कि इनका जो पेबल वोचर था वो कब रिकॉर्ड हुआ था। पेबल वोचर, मैं दोबारा बताता हूं रिकॉर्डिंग डेट। अब इस केस में पेबल वोचर का रिकॉर्डिंग डेट क्या होनी चाहिए, बिफोर ईयर एंड होनी चाहिए, आफ्टर ईयर एंड होनी चाहिए, बिफोर ईयर एंड होनी चाहिए। अब यहां पे देखते हैं कि बिफोर ईयर एंड या आफ्टर ईयर एंड, यानी कि अगर बिफोर ईयर एंड है, अगर यानी कि पेबल वोचर निकलवाया आपने, पेबल वोचर बिफोर ईयर एंड का ही है, तो मतलब क्या है, लायबिलिटी रिकॉर्डेड है, कोई मसला नहीं। और अगर वो पेबल वोचर आफ्टर द ईयर एंड रिकॉर्ड हुआ है, तो मतलब क्या है कि लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड। लायबिलिटी क्या है, अनरिकॉर्डेड है। अब हम कहेंगे कि ये जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है इनको अपनी बुक्स में आप रिकॉर्ड कर लें। अब ये प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप अपनी लायबिलिटीज की कंप्लीटनेस को इंश्योर करते हैं। दोबारा बताता हूं, सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्टेन करनी है बैंक सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट। उस बैंक स्टेटमेंट की सिलेक्ट करनी है डेबिट साइड को, डेबिट साइड में से आपने रिवर्सल्स को, इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर्स को, लोन पेमेंट को या अदर एडजस्टमेंट्स को एक्सक्लूड कर देना है। जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो सप्लायर की पेमेंट होंगी या अक्रूड एक्सपेंसेस की पेमेंट होंगी जो ईयर एंड के बाद पेमेंट्स हुई। उन पेमेंट्स को आपने क्या करना, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट निकलवाने। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इनवाइसेस हो सकते हैं, बिल हो सकते हैं या अदर एविडेंसेस हो सकते हैं। उन एविडेंसेस के ऊपर डेट क्या आ रही है वो देखनी है आपने। वो डेट देखनी है कि जो ईयर एंड से पहले की पेमेंट, ईयर एंड से पहले एक्सपेंस से रिलेटेड पेमेंट है या ईयर एंड के बाद के एक्सपेंस की पेमेंट है। अगर पेमेंट बिलोंग करती हो बिफोर ईयर एंड एक्सपेंस, यानी कि कोई एक्सपेंस की जो वोचर है या जो मेरा जो इनवाइस के ऊपर जो डेट आ रही है वो बिफोर द ईयर एंड की आ रही है, या जो बिल है वो बिफोर द ईयर एंड का है, तो मैं देखता हूं कि उसका पेबल वोचर कब क्रिएट हुआ। अगर उसका पेबल वोचर बिफोर ईयर एंड क्रिएट हो गया था तो मतलब लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी थी। और अगर आपका वो वोचर आफ्टर द ईयर एंड रिकॉर्ड हुआ है लेकिन उसकी जो इनवाइस है उसकी डेट क्या है, ईयर एंड से पहले की है, यानी इनवाइस मेरे पास ईयर एंड से पहले आ गई थी और उसकी जो पेमेंट और एक्सपेंस रिकॉर्ड किया मैंने ईयर एंड के बाद किया है, तो मतलब क्या है कि लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। तो इस तरह से हम ये लायबिलिटीज को जो अनरिकॉर्डेड होंगी उनको पकड़ लेंगे और मैनेजमेंट से कहेंगे आप इनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें। तो ये लायबिलिटीज की कंप्लीटनेस को इंश्योर करता है और लायबिलिटी की कंप्लीटनेस को हम इस तरीके से लेके चल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड 13 टेस्ट। एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि ये डिस्कशन यहां पे कंक्लूड हो जाएगी। इसी के साथ अक्रूड एक्सपेंसेस भी लिंक करूंगा तो अक्रूड एक्सपेंसेस भी इंशाल्लाह हमारे खत्म हो जाएंगे। समझ आ गया बात की?
हाँ जी बताएं भाई, पीरियड 13 टेस्ट क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे कैसे, इसको कैसे आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसी इनवाइसेस नहीं है? आप कैसे इंश्योर करेंगे लायबिलिटी सारी रिकॉर्ड हो गई है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनाएं। सबसे पहले क्या करें? क्या करें सब्सिक्वेंट ईयर एंड? ये तो कोई बात ना हुई। हाँ बताओ, कौन सी बैंक स्टेटमेंट लेंगे? ईयर एंड से पहले की, ईयर एंड के बाद की? अच्छा फिर क्या करेंगे जुनेद, तुम बताओ। वो निकाल देंगे, रिमेनिंग जो बचेंगे उनमें वो क्या होंगी? वो अक्रूड एक्सपेंसेस हो सकते हैं या पेबल हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे? किसकी डेट देखेंगे? इनवाइसेस की डेट देखेंगे। इनवाइसेस की डेट क्या होनी चाहिए? ईयर एंड से पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ईयर एंड से पहले की इनवाइस डेट है फिर क्या करेंगे? उसका पेबल वोचर कब बुक हुआ, यानी कि उसकी जो एक्सपेंस था वो किस पीरियड में रिकॉर्ड हुआ। ईयर एंड से पहले हुआ तो फिर ठीक है या गलत है? फिर ठीक है। अगर ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड होगा तो फिर वो गलत है, क्योंकि उसका वोचर के वो जो उसकी जो स्पोर्टिंग है वो ईयर एंड से पहले किया, तो एक्सपेंस हमारे रेलेवेंट पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होता। वो कहेंगे आप अपने एक्सपेंस को इस पीरियड में रिकॉर्ड करें और वो जो आप सब्सिक्वेंट ईयर एंड आपने उसकी एंट्री डाली है उसको रिवर्स करें। तो इसको कहते हैं पीरियड 13 टेस्ट। पीरियड 13 क्यों कहते हैं? 12 महीने कंप्लीट हुए या साल के, तो उसके बाद जो 13वां महीना था उसके आपने बैंक स्टेटमेंट ली है और वहाँ से आपने इसको रिवर्स वर्क करके चेक किया है कि आपके एक्सपेंसेस ठीक रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए। आप, मैं तो देखें इतना ही बता सकता हूँ, अब इसके अलावा अगर नहीं समझ आता तो आप दोबारा मेरे से सेपरेटली पूछ लीजिएगा, मैं उसमें फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बात की, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। दूसरे नंबर पे है जी इसी के साथ लिंक्ड अक्रूवल्स। अक्रूवल्स क्या होती हैं? एक प्रीपेमेंट्स होती हैं और एक अक्रूवल्स होती हैं। प्रीपेमेंट में क्या होते हैं, हम पैसे पहले दे देते हैं और उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बाद में लेते हैं। अक्रूवल्स क्या होती हैं? आप सर्विसेज पहले यूज कर लेते हैं और उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। जब यानी आप सर्विसेज रिसीव कर ली हैं तो आपका क्या है वो पेबल, तो ईयर एंड पे क्या आएगा? पेबल आएगा। अब यहाँ पे भी सेम क्या इशू है? कंप्लीटनेस का इशू। कंप्लीटनेस के लिए सेम प्रोसीजर है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा और क्या प्रोसीजर लग सकते हैं? और ये प्रोसीजर लग सकते हैं कि अब अक्रूवल में आती क्या क्या चीजें हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल का अक्रूवल हो सकता है, यूटिलिटी बिल्स अदर अक्रूवल्स में आ सकते हैं, सैलरी का अक्रूवल आ सकता है, बोनस का अक्रूवल आ सकता है, या कोई अगर आपने कोई गवर्नमेंट की फीसिस पे करनी है उनके अक्रूवल आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे मामला किस में आएंगे? अक्रूवल्स के अंदर आएंगे। तो जाहिर बात है अगर कंपनी का एक बिजनेस पिछले कई सालों से चल रहा है तो उसके जो अक्रूवल्स पिछले पीरियड के अंदर होंगी मोर और लेस वही अक्रूवल इस साल होनी चाहिए। चेंज आ सकता है। चेंज कैसे आ सकता है? फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या हुआ था, ईद की छुट्टियां ईयर एंड के दरमियान आ गई थी, तो कंपनीज ने क्या किया था, ईद की जो पेमेंट थी यानी कि ईद के जो मंथ की सैलरी थी वो एडवांस में पे कर दी थी। उससे क्या हुआ कि आपके जो एक्सपेंस था वो पहले रिकॉर्ड हो गया, आपने उसका क्या किया, पेबल बुक नहीं किया बल्कि आपने उसकी पेमेंट डायरेक्ट रिकॉर्ड कर ली। अब एक बहुत बड़ा वेरियंस नजर आना शुरू होगा। बहुत बड़ा वेरियंस क्या था, यानी कि अगर मैं पिछले साल में जाके देखता हूं, उससे पिछले साल जाके देखता तो सैलरी एक्सपेंस 100 मिलियन का आ रहा था पे अक्रूड एक्सपेंस के अंदर, अब इस साल वो जीरो आ रहा था। अब ऑडिटर ने सवाल किया कि ऐसी क्या बात हो गई है कि आप पिछले साल जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो 100 मिलियन आप लायबिलिटी अक्रूड एक्सपेंसेस में दिखा रहे थे, इस साल आपने जीरो दिखाई है। तो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि पिछले साल हमने नॉर्मल टाइम के ऊपर ईयर एंड के बाद जाके उनकी सैलरी की पेमेंट की थी, इसलिए अक्रूड लायबिलिटी हमारे पास उसमें शो हो रही थी। लेकिन इस साल ईद आ गई थी दरमियान में, तो हमने ईद की वजह से उनको पैसे साथ ही दे दिए थे, तो इसलिए इसका अक्रूड एक्सपेंस हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, मैनेजमेंट की रैशनल थिंकिंग बिल्कुल सही बात करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इज वेरिएंस एनालिसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इज वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या है कि भाई अक्रूड एक्सपेंसेस की जो अमाउंट्स हमारे पास हमारे इस साल में आ रही हैं और जो पिछले साल में आ रही है, इस साल से मुराद क्या है 2025 और पिछले साल से मुराद क्या है 2024, आप इनका क्या करें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करके उसकी रीजन देख लें। फॉर एग्जांपल सैलरी है, सैलरी यहां पे आ रही थी 100 मिलियन की, यहां जीरो आ रही है। इस तरह से यूटिलिटी बिल्स हैं, यहां पे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 20 मिलियन के,
यहां पे आ रहे थे 40 मिलियन के। अब आपने सवाल करना है कि भाई ये 40 से 20 क्यों हो गया। मैनेजमेंट ने कहा जी हम सोलर सिस्टम लगवा लिया था, हमारे सोलर सिस्टम लगवाने की वजह से बिजली के बिल कम हो गए थे, बिजली के बिल कम हुए हैं तो हमने उसकी एक्सपेंस भी कम बुक की है। अब कहेगा वेरीफाई कराएं, आप कहेंगे जाकर मैनेजमेंट कहेगी जाकर देख लें कि हमारा जो यूटिलिटी बिजली का एक्सपेंस है वो P&L में भी कम हुआ हुआ है। और अगर आप हमारे फिक्स एसेट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही होगी सोलर पैनल के अंदर, तो बात मैनेजमेंट की ठीक है समझ आ जाती है। तो यहां से हम रैशनल के ऊपर बात कर लेते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल इसके अलावा आपका बोनस है, यहां बोनस की 0 अक्रूवल आ रही है, यहां पे 10 मिलियन की अक्रूवल आ रही है। मैनेजमेंट ने कहा जी पिछले साल आपने बोनस अनाउंस किया था, इस साल आपने बोनस अनाउंस नहीं किया, इसलिए आपको पिछले साल 10 मिलियन जो है वो बोनस की अक्रूवल में नजर आ रहा है, इस साल बोनस की अक्रूवल में कुछ नजर नहीं आ रहा। इस तरह हो सकता है कि कोई फी आ जाए, गवर्नमेंट की फी है, यहां पे 10 मिलियन आ रही है, यहां पे 0 आ रही है। आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो कि जी ये लॉ इस साल आया है, ये लॉ पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब पहले एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम इसकी पेमेंट भी नहीं करते थे, जब पेमेंट नहीं करते थे उसका पेबल भी रिकॉर्ड नहीं होता था। ये लॉ इस साल आया है, इस साल इसकी फीस रिकॉर्ड हुई है, तो ये हमने इस तरह इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ये बात समझ आती है आपको। तो आप पिछले साल की लिस्ट को इस साल की लिस्ट से कंपेयर कर लेते हैं। फिर और क्या काम करेंगे, और काम ये हो सकता है कि आप अक्रूड एक्सपेंसेस की रीजनेबलनेस को टेस्ट करते हैं। रीजनेबलनेस को टेस्ट से मुराद क्या होता है? रीजनेबल टेस्ट से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 11 मंथ के एक्सपेंसेस मौजूद हैं, जाहिर बात है मेरे पास लास्ट मंथ की भी बिल नहीं है ना, लास्ट मंथ का जो बिल्स हैं वो रिसीव नहीं हुए। जब लास्ट मंथ के बिल रिसीव नहीं हुए, हम सर्विसेज कंज्यूम कर चुके हैं, तो क्या बनता है भाई नींद क्यों आ रही तुम्हें, क्यों आ रही है नींद, सोए नहीं हो? लास्ट मंथ का अगर बिल रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने सर्विसेज नहीं ली, सर्विसेज तो हम ले चुके हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, अक्रूड एक्सपेंस बुक करते हैं। क्या बुक करते हैं? अक्रूड एक्सपेंस। 11 मंथ हमारे पास कौन से होते हैं? एक्चुअल। 11 मंथ क्या होते हैं हमारे पास? एक्चुअल होते हैं। आखिरी महीना क्या होता है? उसका बिल रिसीव नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है? अक्रूड। अब जब हमारे पास बिल रिसीव नहीं हो, हम कितनी अमाउंट का एक्सपेंस बुक करें, कितनी अमाउंट का एक्सपेंस बुक करें? क्वेश्चन है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं कितनी अमाउंट का एक्सपेंस बुक करूं। अब उस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम इस केस में रीजनेबल अमाउंट को पोस्ट करते हैं। रीजनेबल अमाउंट से मुराद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए का एक्सपेंस है 11 महीनों में, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं 11 के ऊपर, तो मेरे पास 1 महीने का एक्सपेंस आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो 1 महीने का एक्सपेंस मैं ऐसे अपनी एक्सपेंस के तौर पर फॉर टाइम ही रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि मेरे पास अब स्पोर्टिंग इस टाइम पे तो नहीं आई ना मेरे पास। बाद में क्या होगा, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड मेरे पास कोई इसके अगेंस्ट वोचर आ जाता है, इसकी इनवाइस आ जाते हैं, तो फिर मैं उसके एड्रेस में डाल दूंगा। लेकिन इनिशियली आज के दिन के ऊपर मैं क्या करूंगा, आज के दिन में मैंने आखिरी महीने का एक्सपेंस बुक करना है अक्रूड लायबिलिटी के तौर पे, तो मैं 11 पे डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का एक्सपेंस आ जाएगा। इस तरह से बिलफर अगर मैंने यूनिट कंज्यूम का डिटेल डाटा मेरे पास है, बिजली के यूनिट कंज्यूम हमने इस महीने में कितने किए हैं, मीटर की रीडिंग मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके बेस के ऊपर हम अपनी एक वर्कआउट करके डाल दें एक्सपेंस। या अगर कोई नई एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुई है, लाइक बोनस मैनेजमेंट ने अप्रूव किया है, तो जो बोनस की अप्रूवल होगी वही सेम अमाउंट की हमारे पास अप्रूवल आ जाएगी। तो ये क्या कर सकते हैं, हम उसकी एक्सपेंस की रीजनेबलनेस को यहां पे हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद उसकी सब्सिक्वेंट पेमेंट्स हैं, सब्सिक्वेंट पेमेंट के थ्रू हम वो जो प्रोसीजर लगाए हैं वो सेम हमारे प्रोसीजर लग सकते हैं और हम उसकी कंप्लीटनेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये हमारे जनाब प्रोसीजर हैं आपके ट्रेड पेबल के ऊपर और आपके अक्रूड एक्सपेंसेस के ऊपर। आई बिलीव कि आपको काफ़ी हद तक बातें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई तो बता दें, मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी रीडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। चला जी। समझ आया आपको यहां तक या नहीं आया? क्लियर हो गए ना कॉन्सेप्ट्स? जी। तो ये जनाब आपका चैप्टर नंबर 10 है जी।
चैप्टर नंबर 10 के अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अदर एरिया है। अदर एरियाज में आपके ट्रेड पेबल्स हैं, अक्रूवल्स हैं, प्रोविजंस हैं, कंटीजेंसीज हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, इक्विटी है और इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स हैं। आज सबको नींद आ रही है, खैरियत तो है, बोर हो रहे हैं आप लोग, बोर हो रहे हैं, समझने में मुश्किल हो रही है। मैं कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूँ, रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। तो फिर नींद क्यों आ रही है लड़कों को मसला है? चलो क्या चीज? हाँ ये है, वैसे बात सही कह रहे हो। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ट्रेड पेबल के जी, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं यार डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर डायरेक्शनल टेस्टिंग इज एन अप्रोच टू ऑडिट टेस्टिंग एंड ऑडिटर में यूज्ड टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट विद डायरेक्शनल टेस्टिंग लायबिलिटीज इनकम एंड इक्विटी आर यूजुअली टेस्टेड फॉर अंडरस्टेटमेंट ओनली, क्योंकि जारी बात है इनमें अंडरस्टेटमेंट होने के चांसेस होते हैं लायबिलिटीज में। दिस इज टेस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजर्शन ऑफ कंप्लीटनेस, जो कंप्लीटनेस के अजर्शन को जाकर लिंक करते हैं। जी मैं शुरू में आपको एक्सप्लेन बहुत डिटेल में कर चुका हूँ। The reason for this approach is that auditor will consider it much more likely than an entity will understate its liabilities, because auditing liability involves testing for completeness. Auditing liability is often more difficult than auditing assets, क्योंकि जारी बात है उसमें हमारी रिकॉर्डेड अमाउंट रेलिवेंट होती हैं, इसमें हमारी अनरिकॉर्डेड अमाउंट रेलिवेंट होती हैं। द प्रिंसिपल रिस्क ऑफ स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं जी? नॉट ऑल लायबिलिटीज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी बीइंग इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने अपनी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड ही ना किया हो। नो एग्जिस्ट लायबिलिटीज बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जिस्टेंस और राइट एंड ऑब्लिगेशन का असर्शन पेश हुआ सकता है। लायबिलिटी नॉट बीइंग प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या लायबिलिटीज को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही ना किया। तो ये तीन आपके मेजर रिस्क होते हैं लायबिलिटीज के अंदर। द जनरल अप्रोच है जी, इसमें सब्सटेंटिव टेस्टिंग फॉर ट्रेड पेबल्स हैं क्या जी? ऑब्टेन और प्रिपेयर लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑन सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर एंड मैच द बैलेंस विद जीएल। जाहिर बात है जो मैनेजमेंट ने लिस्ट ऑफ पेबल आपको दिए हैं उसके जो बैलेंसेस दिए हैं एक्सेल के अंदर उनको जाके जीएल से जाके मैच कर लें। ये बात समझ आती है आपको? देखें फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट से कहा मुझे ट्रेड पेबल का डाटा दे दे, तो मैनेजमेंट आपको क्या देगी? एक लिस्ट देगी, उस लिस्ट के साथ उनके बैलेंसेज आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जुनेद का ₹1,00,000, अली का ₹2,00,000, चोई साहब का ₹5,000, मलक साहब के ₹3,000। तो ये इस तरीके से एक लिस्ट बनी होगी। अब हमने ये इंश्योर करना है कि ये लिस्ट में जो बैलेंसेज आ रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि जाके मलक साहब के लेजर से मैच कर लें, अली के लेजर से मैच कर लें, चोई साहब के लेजर से मैच कर लें। तो जो बैलेंस लिस्ट में आ रहा है उस लिस्ट के बैलेंस को उसके रेलिवेंट जीएल के साथ जाके मैच कर लीजिए। तो पहला प्रोसीजर आपका ये हो गया। सिलेक्ट सैंपल ऑफ ट्रेड पेबल लिस्टिंग एंड सेंड कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन भेजें किन को? कुछ सैंपल के ऊपर आप अपने लिस्ट को सिलेक्ट करें और उनको कंफर्मेशन भेज दें। इन सैंपल ऑफ द बैलेंसेज फॉर टेस्टिंग द ऑडिटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग। तो हम क्या फैक्टर कंसीडर करेंगे? वही बातें जो मैंने आपसे की थी। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट लार्ज बैलेंसेज, बड़े बैलेंसेज को वो सिलेक्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एज द मेन एम्फेसिस ऑन द कंप्लीटनेस एंड स्टेटमेंट, तो इस केस में क्या होगा? जीरो वैल्यू या लो वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कंफर्मेशन के लिए सिलेक्ट करते हुए। ये पेपर में सवाल ऐसे ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देगा कि ये मेरे पेबल के बैलेंसेज हैं, फॉर मिस्टर ए से ₹1 लेना, मिस्टर बी से जीरो बैलेंस है, मिस्टर सी से ₹1,00,000, तो बताएं कंफर्मेशन किसको भेजें? तो आप कहेंगे मिस्टर ए और बी को भेजेंगे जिनका जीरो और नील बैलेंस आ रहा है। मिस्टर सी को भेजने की कंफर्मेशन जरूरत नहीं है क्योंकि उस ₹1,00,000 का बैलेंस मौजूद है। फॉर द सेम रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ नंबर ऑफ अकाउंट शोइंग नील बैलेंस, इसलिए जिनका लो वैल्यू बैलेंस है या नील बैलेंस है एंड डेबिट बैलेंस, या उनका डेबिट बैलेंस आप उनको सिलेक्ट करें। When there is a debit balance, the supplier owe the client entity presumably because goods have been returned and credit note has been issued by the supplier or because invoice was overpaid or paid twice. या इसके अलावा ये उसने एडवांस में हमने उसके साथ काम किया। Include major supplier in the sample. Identification of major supplier should be based on the auditor knowledge of the business. Knowledge of business मुराद क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल शुगर सेक्टर है तो ग्रोअर्स या फार्मर्स जो होंगे आपके मेन सप्लायर्स होंगे। अगर आपके सीमेंट सेक्टर उसमें आपके डिफरेंट होंगे। अगर आपका पेंट सेक्टर है तो उसमें आपके डिफरेंट होंगे। अगर आपका पॉलीथीन सेक्टर है तो उसके अंदर आपके सप्लायर डिफरेंट होंगे। तो नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री के बेस के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेजर सप्लायर हो सकते हैं, आप उनको भी कंफर्मेशन भेजेंगे। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन पेबल लिस्टिंग, अभी तक देखें ना आपने इसमें क्या चीज़ें देखी हैं कि भाई जो कंफर्मेशन आपने भेजनी है पहले आप लिस्ट लें, लिस्ट के बैलेंस को जीएल से मैच करें, प्रोसीजर खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे क्या कंफर्मेशन भेजें। कंफर्मेशन भेजने के लिए उसने क्या बता दिया है? वो बैलेंसेज जो लार्ज वैल्यू के उनको छोड़ दें, नील बैलेंस या लो वैल्यू या डेबिट बैलेंस उनको कंफर्मेशन भेजें। फिर उसने क्या कहा है?
कि कंफर्मेशन भेजेगा जो डेबिट बैलेंस उनको भी कंसीडर करें, फिर इंडस्ट्री के नॉलेज के बेस के ऊपर जो मेजर सप्लायर उनको भी कंफर्मेशन भेजें। इसके बाद कंफर्मेशन का जवाब आया, डिफरेंस आ जाएगा तो मैनेजमेंट से रिकंसिलिएशन ले लें, उस पर काम कर लें। और रिकंसिलिएशन के वही प्रोसीजर है जो आपने ट्रेड डेटर्स के अंदर पढ़े, खत्म हो गया प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है। ठीक है जी, समझ आ गया। फिर इसके बाद लायबिलिटी की कंप्लीटनेस का प्रोसीजर है, पीरियड 13 टेस्ट है, वो आपको जुबानी लिखना आना चाहिए कि वो कैसे काम करेगा लायबिलिटी कंप्लीटनेस का, कि वी विल ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, then we will select the debit side by filter routing some items like debit with reversals, debit with intra-account transfer or other adjustments which do not represent the payments. Then we will select the relevant payments from the debit side which are usually made to the suppliers or against the bills, and then we will compare those payments with their relevant supporting documents to check the dates for the relevant period recording. If the invoices or the relevant vouchers are from the previous period, then the expense should have been recorded in the previous period. So we will check when the payable voucher was made for those expenses. If the payable voucher was made in prior year, means liability was properly and completely recorded. And if the payable voucher was not recorded in the previous period, means that the payable voucher was not recorded in that period but was recorded in the subsequent period. So we will ask management to reverse those entries and adjust the balances accordingly. तो ये आपके period 13 के टेस्ट हैं जी। ठीक है जी, आगे अगर कोई डिफरेंस आता है पेबल की लिस्टिंग के अंदर तो हम उससे मैनेजमेंट से क्या मांगेंगे, सप्लाई स्टेटमेंट मांगेंगे या उनकी रिकंसिलिएशन मांगेंगे, उस मुताबिक हम काम करेंगे। इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल एश्योरेंस अबाउट द कंप्लीटनेस, ये वही बात हो रही है पीरियड 13 टेस्ट की। रिव्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस फॉर एनी सप्लायर हु आर नॉट इन लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल बट हु वुड बी एक्सपेक्टेड इन द लिस्टिंग। दिस वुड इंक्लूड रेगुलर सप्लायर्स फॉर फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम, यानी कि आप सप्लायर की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए पिछले साल से कंपेयर कर लें उनको। ठीक है जी, कंपेयर लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑडिट, जो पिछले साल के ऑडिट के लिए आपने प्रिपेयर की थी उसके साथ कंपेयर कर लें, या जो उस इंडस्ट्री के स्पेसिफिक आपके सप्लायर हो सकते हैं उनके साथ कंपेयर कर लें। अप्लाई अदर एनालिटिकल प्रोसीजर to obtain explanation for any significant difference identified using the method of testing. For example, auditor might compare ratio of trade payable to purchase in the current year and compare with the same ratio in the previous year. तो आप ट्रेड पेबल टू परचेज की रेशियो इस दफ़ा की निकालें और उसको पिछले साल की रेशियो के साथ कंपेयर कर लें, वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपके पेबल कम हुए हैं या बढ़े हैं, और कम हुए तो उसकी रीज़न क्या है, बढ़े तो उसकी रीज़न क्या है। और इसके अलावा आपका परफॉर्म टेस्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये वो लाइबिलिटी का रिकॉर्डिंग का टेस्ट है जो मैंने भी आपको बताया पीरियड 13 टेस्ट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कि लाइबिलिटी की कंप्लीटनेस को कैसे इंश्योर करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम जो सबसे पहले लिस्ट की कंप्लीटनेस को इंश्योर करेंगे। लिस्ट की कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर की जाएगी, इस दफ़ा की लिस्ट को प्रीवियस ईयर की लिस्ट से कंपेयर कर लेंगे, फिर उस लिस्ट की रैशनल चेक करेंगे बेस्ड ऑन आवर ओन नॉलेज कि इसमें कौन कौन से सप्लायर होने चाहिए जो नहीं हैं, जो इंडस्ट्री की नॉलेज की बेस पे थे, उसकी बेस पे हम काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या हो सकता है जी, कि आप ट्रेड पेबल टू परचेज की रेशियो निकालें और उसको पिछले साल से कंपेयर कर लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लाइबिलिटीज़ को कम किया गया है या लाइबिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं, वहाँ से भी आप लाइबिलिटी कंप्लीटनेस को इंश्योर कर सकते हैं। चौथे नंबर पर क्या है जी, आप पीरियड 13 टेस्ट परफॉर्म कर लें। पीरियड 13 टेस्ट क्या है, जो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है। आगे कट ऑफ के प्रोसीजर है, एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, मैं जब आपको एक्सपेंसेस कराऊंगा तो उसके साथ मैं कट ऑफ के प्रोसीजर भी आपको करा दूंगा। एक ही चीज़ है, सेम 100% सेम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही कह दो। उसकी लेकिन टेक्निक होती है, और टेक्निक डिफरेंट होती है थोड़ी सी, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम होता है। ट्रेड पेबल मुश्किल तो नहीं है, इंतहाई आसान है ना। आसान किस तरह से हैं, जरा समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने लिस्ट को जीएल से कंपेयर कर लेना है, फिर क्या करना है, कंफर्मेशन भेजनी है। कंफर्मेशन भेजने के 4 असूल हैं। पहला असूल क्या है, जीरो बैलेंस या लो वैल्यू, डेबिट बैलेंस, इंडस्ट्री की नॉलेज की बेस के ऊपर जो कस्टमर है वो, उनको कंफर्मेशन। फिर क्या है, कंफर्मेशन का जवाब आएगा, उनकी आपने क्या इंश्योर करनी है, अगर डिफरेंस है तो उनकी रिकंसिलिएशन लेनी है, खत्म होगी बात। फिर उसके बाद लायबिलिटी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के लिए पहला प्रोसीजर क्या था कि लिस्ट को कंपेयर कर लें पिछले साल के साथ, लिस्ट को कंपेयर कर लें ऑडिटर के नॉलेज के साथ जो उसने बाकी इंडस्ट्रीज में ऑब्टेन किया है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लें जिसमें ट्रेड पेबल टू परचेज की रेशियोस कंपेयर कर लें और वहाँ से देख लें लायबिलिटी अंडर स्टेटेड तो नहीं है, और पीरियड 13 टेस्ट परफॉर्म कर लें या कट ऑफ टेस्टिंग कर लें। तो ये आपके प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं पेबल के ऊपर। जिस तरीके से मैंने समझाए हैं 5 प्रोसीजर के अंदर पूरा टॉपिक क्लोज होता है आपका। आगे आता है जी एक्रूवल्स। एक्रूवल बैलेंसेस आर डिफिकल्ट टू ऑडिट एज द फिगर रिपोर्टेड आर ऑफन बेस्ड ऑन एस्टिमेट। एस्टिमेट किस तरह से जी, फॉर एग्जांपल 11 महीनों का एक्सपेंस था तो 12 महीने का एक्सपेंस हमने एस्टिमेट की बेस पे रिकॉर्ड किया था। और द अमाउंट इन्वॉल्व्ड may not be material, in which case auditor will not devote a significant amount of time
रिसोर्सेज टू द एरिया। अगर हमें पता है कि कोई मटेरियल अमाउंट होती नहीं है, सारी एडवांस पेमेंट हो जाती है, कोई क्रूड में रखती नहीं है, तो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट इसमें नहीं होगी। एज वी ऑल विद ऑल लाइबिलिटीज द एम्फेसिस इज ऑन कंप्लीटनेस। लाइबिलिटीज में हमेशा कंप्लीटनेस की रिस्क होता है, तो अक्रूवल में भी आपका यही इशू होगा जी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्लूड द फॉलोइंग: ऑब्टेन और प्रिपेयर लिस्टिंग ऑफ अक्रूवल। ये सेम वही प्रोसीजर पहले आपने पढ़ा है। एजिंग रिपोर्ट आपकी रिसीवेबल में तो ज्यादा रेलिवेंट होती है, पेबल में इतनी खास रेलिवेंट नहीं होती। पेबल में एक वजह से रेलिवेंट होती है, जब आपकी टाइम बार्ड लाइबिलिटीज हो जाए। टाइम बार्ड लाइबिलिटीज में 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड गुजर जाए। जब 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड गुजर जाता है तो आपने उसको रिवर्स करना होता है। रिवर्स करने से मुराद क्या होता है? इनकम रिकॉर्ड कर दें और लाइबिलिटी को डेबिट कर दें। ठीक है जी। तो लाइबिलिटी राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट है, तो मैं बताता हूँ अभी आपको। अब तो नहीं जाएगी बिजली, टाइम भी नहीं है हमारे पास। चला जी, चल गए। चल गए। पिछले हफ्ते से मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं इतना थका हुआ हूँ, तुम्हारी सोच है। सो के मैं थकता हूँ, सो के भी थका हूँ। मेरा खड़े होने का दिल नहीं कर रहा, मैं जाकर सो जाऊँ। साइकिलिंग नहीं की, रनिंग नहीं की पिछले कोई ईद से 2 दिन पहले से। नहीं गर्मी नहीं, बस ही नींद नहीं पूरी हो रही। हाँ सही बात है, लेकिन फिर मैं एक्टिव तो हूं ना आपके सामने, सोए हुआ तो नहीं हूं आप लोगों की तरह। जी, तो सबसे पहले क्या जी, आपने ऑब्टेन प्रिपेयर लिस्टिंग ऑफ अक्रूवल एज द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। लिस्ट ऑफ अक्रूवल बना लें। इफ द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट कंपनी, चेक द कैलकुलेशन एंड एडिशन टू द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर क्लाइंट ने बनाई है तो उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लें। पिछले साल से भी लिस्ट को कंपेयर कर लें। वेयर इनवॉइसेस हैव बीन रिसीव्ड आर पेमेंट मेड आफ्टर द ईयर एंड। ये किसकी बात हो रही है? पीरियड 13 की बात हो रही है। वेयर इनवॉइसेस हैव बीन रिसीव्ड आर पेमेंट मेड आफ्टर द ईयर एंड, कंफर्म दैट अकाउंट amount accrued appear reasonable and rational for this evidence. For example, suppose that a company make an accrual for 2 months of electricity charges and receive an invoices for 3 months supply of electricity 1 month after the year end. If the accrual for the electricity is say 60,000, 30,000 per month, that should expect that the total amount should be 90,000. तो ये क्या आपका पीरियड 13 टेस्ट है कि सब्सिक्वेंट ईयर एंड की पेमेंट पकड़े और उसको जाके ट्रेस करें बैकवर्ड के साथ। कंपेयर लिस्ट ऑफ अक्रूवल विद द लिस्ट that was prepared with the same date in the previous year financial year। जो पिछले साल लिस्ट बनी थी उसका कंपेयर कर लें। रिव्यू द लिस्ट ऑफ अक्रूवल फॉर कंप्लीटनेस बेस्ड ऑन द आर्टर नॉलेज ऑफ द बिजनेस। आर्टर फॉर मैं समझता कि यहाँ पे 3 फीसिस हैं जिनकी इन्वाइसेस बाद में आती हैं, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई, तो आप उसके अक्रूवल रिकॉर्ड करें। Relate item on the list of accrual on the other audit area such as bank confirmation letter which might provide detail about accrued bank charges। अगर आपने पास बैंक confirmation भेजी तो accrued expenses के बारे में भी आपने पूछा था ना उससे, बैंक चार्जेस के बारे में या accrued markup के बारे में, तो कहता है उसके साथ कंपेयर कर लें, वहाँ से हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसकी बेस के ऊपर आपकी accrued liabilities रिकॉर्ड हो जाए। accrued wages and salaries में भी more material than other item। वही मैंने जो बात की थी कि जो आपकी सैलरीज वेजेस होती हैं मटेरियल होती हैं, जैसे मैंने बताया कि पिछले साल वो पेमेंट पहले हो गई थी, इस साल बाद में हुई है, तो इसलिए इस साल अक्रूवल आ रहा है, पिछले साल उसका अक्रूवल नहीं आ रहा था। कंसीडर व्हाट आइटम शुड बी अक्रूड फॉर एट द ईयर एंड रिपोर्टिंग पीरियड सच एज अनपेड वेजेस, ओवर टाइम, हॉलीडे पे और बोनसेस। आप सबसे पहले पूछे किस किस चीज़ की अक्रूवल होनी चाहिए या आती है। चेक द अमाउंट ऑफ अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज बाय कंपेयरिंग देम विद द पर्सनल रिकॉर्ड एंड पेरोल रिकॉर्ड। जाहिर बात है वो जो अक्रूड एक्सपेंसेस की डिटेल होगी वो किसी ना किसी सैलरी शीट की बेस पे बनी होगी, तो सैलरी शीट के साथ जाकर उसको कंपेयर कर लें। कंफर्म दैट एनी एडिशनल कॉस्ट हैव बीन अकाउंटेड फॉर सच एज एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस वगैरह की जो अक्रूवल्स हैं वो प्रॉपर्ली फॉर्म हुई हैं, या परफॉर्म करें एनालिटिकल प्रोसीजर अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज। और आप वही जो मैंने आपको अक्रूड एक्सपेंसेस के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर करके भी दिखाए थे। फॉर might make a ratio of accrued payroll expense to total payroll cost for the year and compare with the similar ratio in the previous year। यानी कि इस साल मेरी accrued expense to total सैलरी का क्या रेशो है और सेम रेशो अगर पिछले साल देखो तो वो क्या आती, तो वहाँ से भी मैं इसकी कंप्लीटनेस को इंश्योर कर सकता हूँ। दैट्स ऑल।
ये दो एरियाज है जी, अक्रूवल्स एंड ट्रेड पेबल। इंतहाई आसान, इंतहाई सिंपल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें एडवांटेज होगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम फिर जितने पास पेपर के क्वेश्चन होंगे बेसिक लेवल के हम वो सारे कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हमारे सिर्फ चैप्टर 8 रह जाएगा और उसके बाद सिर्फ चैप्टर 14 इंशाल्लाह। तो चैप्टर 14 पे 20 दिन और कंट्रोल के ऊपर 15 दिन। तो हम उन दोनों को हाइब्रिड मॉडल पे लेके चलेंगे, कुछ क्लास में, कुछ हम जो है वो ऑनलाइन। तो उससे हमारा सिलेबस इंशाल्लाह 25 जुलाई को इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जी क्लियर होगी जी बात यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? समझ आ गया? याद कर लेंगे? ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।